नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 12 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में पाठ 3 का अगला टॉपिक महिला समानता और विश्व की भूमिका पढ़ेंगे। ये सत्य है कि तब तक कोई वास्तविक सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं है जब तक प्रत्येक समाज पुरुषों और स्त्रियों के बीच समान उत्तरदायित्व और पारस्परिक सम्मान की भावना पर आधारित संबंधों के आधार पर नए मूल्यों को अपना नहीं लेता। कह रहे हैं कि जब तक कि मनुष्य पारस्परिक सम्मान की भावना पर आधारित संबंधों को नहीं अपनाता तब तक उसका सुधार नहीं किया जा सकता। विश्व के अधिकांश देशों ने 1979 के महिलाओं के विरुद्ध हर प्रकार के भेदभाव की समाप्ति से संबंधित समझौते को औपचारिक रूप से अपना तो लिया है, परंतु वास्तविकता में उसके क्रियान्वयन में अपने लक्ष्य से कोसों दूर है। अब कह रहे हैं कि उसको अपना तो लिया है, लेकिन उसका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य से वो कोसों दूर है। महिला संगठनों एवं मेक्सिको शहर के कोपेनहेगन, नैरोबी तथा बीजिंग में हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलनों ने अपने विकास एजेंडा में दृढ़ता से लैंगिक समानता के मुद्दों को उठाया। कह रहे हैं बीजिंग में जो हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन थे उसमें अपने विकास एजेंडा में दृढ़ता से लैंगिक समानता के मुद्दों को उठाया। 1946 में संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं की स्थिति पर एक आयोग का गठन किया, अर्थात एक आयोग गठित किया। इस आयोग के प्रमुख कार्य थे राजनीतिक, आर्थिक, नागरिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सुझाव प्रस्तुत करना एवं आर्थिक व सामाजिक परिषदों के कार्यों की रिपोर्ट तैयार करना। दूसरा कार्य था महिला अधिकारों के संबंध में महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में सुझावों का प्रस्ताव तैयार करना। संयुक्त राष्ट्र ने अपने 2015 के बाद के विकास एजेंडे के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए दुनिया भर में एक व्यापक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य है दुनिया अपने विकास लक्ष्यों को तब तक 100% हासिल नहीं कर सकती जब तक कि इसके 50% लोगों अर्थात महिलाओं के साथ सभी क्षेत्रों में पूर्ण और समान प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार नहीं किया जाता। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि सतत विकास के लिए लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण अपरिहार्य है। कह रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का मानना है कि सतत विकास के लिए लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है, अनिवार्य है तथा लैंगिक असमानता सभी असमानताओं की जननी है। जो समाज में असमानताएं फैली हैं उन सभी की जननी लैंगिक असमानता है, जिसमें देशों के बीच और देशों के भीतर मौजूद असमानताएं शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र का यह भी विश्वास है लैंगिक समानता को तेजी से एक सफल मिशन के रूप में देखा जा रहा है। सतत विकास का समर्पित व्यापक और परिवर्तनकारी लक्ष्य न केवल लैंगिक समानता को प्राप्त करने के बारे में है बल्कि समस्त महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करने के बारे में है। कह रहे हैं ये जो अभियान है वो केवल महिलाओं को ही नहीं, वो सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त मजबूत बनाने के बारे में है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि कोई भी पीछे न छूटे, कि कोई भी महिला या लड़की पीछे न छूटे। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य की पूर्ति किस युग में और किस व्यापकता के साथ होगी,
इसका उत्तर भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। हम बात करें कि संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य की पूर्ति किस युग में और किस व्यापकता के साथ में पूरी हो जाएगी, इसका उत्तर तो नहीं मालूम। ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, इसका उत्तर तो भविष्य में ही पता चल सकता है। परंतु आज ये स्पष्ट है कि विश्व के अनेक भागों में लैंगिक समानता की दिशा में जो भी प्रगति हुई है वह उस सीमा से बहुत कम है जितनी की अपेक्षित थी। अब आता है धार्मिक अल्पसंख्यकों का संरक्षण। भारतीय राष्ट्रवाद समावेशात्मक एवं लोकतंत्रात्मक भावनाओं का संरक्षण है। ये समावेशात्मक इसलिए है कि इसमें विविधता और बहुलता को मान्यता दी जाती रही है, और लोकतंत्रात्मक इसलिए क्योंकि ये भेदभाव और अपवर्जन के किसी भी रूप को स्वीकार नहीं करता है, अपितु एक न्यायपूर्ण एवं सामयिक समाज की स्थापना में विश्वास रखता है। अल्पसंख्यक समूह की धारणा का समाजशास्त्र में व्यापक अर्थ में प्रयोग हुआ है, परंतु इसकी परिधि मात्र एक संख्यात्मक विशिष्टता तक निश्चित नहीं की गई है। इसकी व्यापकता में असुविधा या हानि के भाव भी सम्मिलित हैं। अल्पसंख्यक शब्द का समाजशास्त्री भाव है अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्यों का एक सामूहिकता के मध्य निर्मित होना, अर्थात उनमें अपने समूह के प्रति एकात्मकता, एकजुटता और उससे संबंधित होने वाले प्रबल भाव है। कह रहे हैं कि यहाँ पर अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्यों का एक सामूहिकता के मध्य निर्मित होना है। अल्पसंख्यक का समाजशास्त्री भाव जो है वो कह रहे हैं सामूहिकता के मध्य निर्मित होना है, अर्थात उनमें अपने समूह के प्रति एकात्मकता है, एकजुटता है और उससे संबंधित होने वाले प्रबल भाव होता है। अल्पसंख्यक की अवधारणा। संयुक्त राष्ट्र के एक विशेष प्रतिवेदक फ्रांसिस्को कोपोर्टी ने एक वैश्विक परिभाषा दी जिसके अनुसार किसी राज्य में रहने वाले समुदाय जो संख्या में कम हों और सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक रूप से कमज़ोर हों एवं जिनकी प्रजाति, धर्म, भाषा आदि बहुसंख्यकों से अलग होते हुए भी राष्ट्र के निर्माण, विकास, एकता, संस्कृति, परंपरा और राष्ट्रीय भाषा को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हों, तो ऐसे समुदायों को उस राज्य में अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए। अल्पसंख्यक शब्द दो शब्दों को मिलाकर के बना है। अल्प प्लस संख्यक दो शब्दों से मिलकर अल्पसंख्यक बना है। अल्प प्लस संख्यक दो शब्दों को मिलाकर के अल्पसंख्यक शब्द बना है। अल्प का अर्थ होता है कम और संख्यक से आश्रय संख्यक का अर्थ होता है संख्या, अर्थात जिसकी संख्या कम हो तो अल्पसंख्यक, परंतु जनसंख्या अनुपात कितना कम हो इसकी कोई परिभाषा नहीं है। कह रहे हैं कि संख्या कम हो वो अल्पसंख्यक है, परंतु जनसंख्या अनुपात कितना कम हो इसकी कोई परिभाषा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों, परंपराओं, मान्यताओं के अनुसार किसी धार्मिक समूह को अल्पसंख्यक घोषित करते समय निम्न मानदंड होने चाहिए। अब कह रहे हैं कि मान्यताओं के अनुसार किसी धार्मिक समूह को अल्पसंख्यक घोषित किया जाता है या उसे अल्पसंख्यक कहा जाता है तो उसके लिए निम्न मानदंड होने चाहिए। अल्पसंख्यक धर्म के अनुयायी की जनसंख्या अनुपात कुल जनसंख्या का 8% से कम होना चाहिए। जिसे हम अल्पसंख्यक घोषित कर रहे हैं उसके लिए कह रहे हैं कि जनसंख्या अनुपात कुल जनसंख्या का 8% से कम होना चाहिए, अर्थात 8% या उससे अधिक की जनसंख्या अनुपात वाले धार्मिक समूह को अल्पसंख्यक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। कह रहे हैं कि जनसंख्या अनुपात कुल जनसंख्या का 8% से कम होना चाहिए, और अर्थात 8% या उससे 8% भी है और उससे अधिक की जनसंख्या का अनुपात वाले धार्मिक
समूह को हम अल्पसंख्यक की श्रेणी में नहीं रख सकते, अर्थात उसे हम अल्पसंख्यक नहीं कह सकते। 8% या उससे अधिक होना चाहिए। परंतु ये मानदंड अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार है। ये जो मानदंड तैयार किए गए, ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार किए गए। भारतीय संविधान ने अल्पसंख्यक शब्द का वितरण धारा 29 से लेकर 30 तक और 350A से लेकर 350 तक में उल्लेखित है। इसकी परिभाषा कहीं भी नहीं दी गई है। अब बात करते हैं हम अल्पसंख्यक की परिभाषा, तो इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। भारतीय संविधान की धारा 29 में अल्पसंख्यक शब्द को इसके सीमांतक शीर्षक में शामिल तो किया गया, किंतु इसमें बताया गया कि यह नागरिकों का वह हिस्सा है जिसकी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति भिन्न है। यह एक पूरा समुदाय हो सकता है जिसे सामान्य रूप से एक अल्पसंख्यक अथवा एक बहुसंख्यक समुदाय के समूह के रूप में देखा जाता है। भारतीय संविधान की धारा 30 में विशेष तौर पर अल्पसंख्यकों की 2 श्रेणियों धार्मिक और भाषाई का उल्लेख किया गया। शेष 2 धाराएं 350A, 350B केवल भाषाई अल्पसंख्यकों से ही संबंधित है। भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा 23 अक्टूबर 1993 को अधिसूचना जारी कर अल्पसंख्यक समुदायों के तौर पर 5 धार्मिक समुदाय यथा जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी समुदायों को अधिसूचित किया गया। 27 जनवरी 2014 को केंद्र सरकार के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून 1992 की धारा 2 के अनुच्छेद ग के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जैन समुदायों को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित कर दिया गया। कह रहे हैं कि 27 जनवरी 2014 को केंद्र सरकार के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून 1992 की धारा 2 के अनुच्छेद ग के अंतर्गत जो प्राप्त अधिकार हैं उनका उपयोग करते हुए जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत रखा गया, उसे भी अल्पसंख्यक घोषित किया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यकों की संख्या 17.22 करोड़, ईसाइयों की संख्या 2.78 करोड़, सिख और बौद्ध धार्मिक अल्पसंख्यकों की संख्या 2.0884 लाख क्रमशः है। जैन धार्मिक अल्पसंख्यकों की कुल जनसंख्या 45 लाख तथा अन्य 78 लाख है। अब आता है धार्मिक अल्पसंख्यकों का संरक्षण। धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए संविधान में भिन्न भिन्न अनुच्छेदों में प्रावधान किए गए हैं कि इन प्रावधानों के पीछे उद्देश्य भारतीय लोकतंत्रात्मक भाव का संरक्षण एवं संवर्धन है। लोकतंत्र मूल भाव किस प्रकार के विभेद का विरोध करता है? अल्पसंख्यकों के लिए पहला है अल्पसंख्यकों के लिए उपबंध। भारतीय संविधान के भाग 111 के अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए जो उपबंध किए गए हैं वो निम्नांकित हैं। पहला, धार्मिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान सभी अल्पसंख्यकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। संविधान में किसी भी धर्म को अग्रसर करने के लिए कोई भी उपबंध नहीं है। फिर आता है दूसरा, भाषा और संस्कृति का अधिकार। राज्य के प्रत्येक नागरिक या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपियाँ, संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 का यह प्रावधान जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत। फिर 11 ग, इच्छा अनुसार शिक्षा संस्थानों की स्थापना। अनुच्छेद 30 के अनुसार
सभी अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छा अनुसार शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय को न केवल अपनी शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है, बल्कि अपने समुदाय के बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा देने का अधिकार है। कहना है कि प्रत्येक समुदाय के व्यक्तियों को अपने समुदाय की भाषा में बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार दिया गया है। फिर आता है घ, शिक्षा संस्थाओं के संबंध में राज्य द्वारा विभेद नहीं है। शिक्षण संस्थाओं को किसी भी प्रकार की सहायता देने में राज्य इस आधार पर विभेद नहीं करेगा। कहना है जो शिक्षण संस्थाएं होती हैं उसमें किसी भी प्रकार की मदद करने में, सहायता देने में राज्य इस आधार पर कोई विभेद या भेदभाव नहीं करता है, नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग से प्रबंध में है, कि किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा के आधार पर किसी अल्पसंख्यक वर्ग से है। अल्पसंख्यक वर्ग। फिर आता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में अल्पसंख्यक समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सरकार ने इन समुदायों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाएं संचालित की है। भारत सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के सशक्तिकरण और उनकी संस्कृति, भाषा एवं धार्मिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 नियमित किया, यानी कि उन्होंने अधिनियम 1992 को बनाया। इस अधिनियम के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग उस समुदाय को माना गया है जिसे केंद्र सरकार अधिसूचित करे। अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1982 के सफल कार्यान्वयन हेतु सरकार ने मई 1993 में एक अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया। इस आयोग के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, संघ और राज्यों के अधीन अल्पसंख्यकों की उन्नति के लिए किए गए विकास कार्यों का मूल्यांकन करना। दूसरा, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए रक्षा उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना। तीसरा, अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भेदभाव की समस्या का अध्ययन करना तथा उसको दूर करने के उपायों को ढूंढना। फिर चौथा, अल्पसंख्यकों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के मुद्दे का अध्ययन करना तथा विश्लेषण करना। फिर आता है अल्पसंख्यकों से संबंधित कोई भी निर्देश जो केंद्रीय सरकार द्वारा दिया गया हो उस पर कार्रवाई करना। अल्पसंख्यकों से संबंधित किसी भी समस्या के लिए समय समय पर अथवा विशेष प्रतिवेदन तैयार करके केंद्रीय सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय तथा राज्य सरकारों को सुझाव देना।